नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिशर ट्रीटमेंट एट होम। एनल फिशर की ट्रीटमेंट घर पे आप कैसे कर सकते हो, वाकई घर पे आप एनल फिशर को ठीक कर सकते हो या नहीं, इसके बारे में प्रैक्टिकल बातें करेंगे, रियलिटी चेक प्रोवाइड करेंगे। इस चैनल पे फिशर रिलेटेड काफी वीडियोस है, अलग से प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हो। मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाया, मगर आज जरूरत है एक और वीडियो बनाने की जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सच में ही क्या वाकई घर पे आप फिशर को ठीक कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो टाइम की बर्बादी काफी काफी खतरनाक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है जिसको लेके डॉक्टर सीरियस कम, बाहर के लोग सीरियस कम, मगर आपकी सोशल लाइफ को बैंड बजा के रख। ये चीज आप डेफिनेटली अब समझ पा रहे हो, जिनको भी फिशर हुआ ये वीडियो देख रहे हैं। जो दर्द होता है वो कंपाउंड फ्रैक्चर से कुछ ही कम, इतना दर्द होता है। वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल डिजीजेस, जो उतना डेडली डिजीज तो नहीं है, मगर ये डिजीज अगर एक बार किसी को होता है, हो सकता है कि लाइफ भर उसको ये बीमारी को लेकर चलना पड़े, गलत डिसीजन लेने के वजह से। इसीलिए वीडियो को 5-7 मिनट लगेगा पूरा देखना, क्योंकि आप शायद एक गलत डिसीजन लेने से खुद को रोक सकते हो और वीडियो को देखकर शायद घर पे या फिर प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लेके कंप्लीट क्योर पा सकते हो एनल फिशर। तो वीडियो को शुरू। एक सिंपल सी क्वेश्चन है, फिशर को घर पे आप ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हो या नहीं? फिशर इन एनो या फिर एनल फिशर भी कहा जाता है, उसको घर पे ठीक कर सकते हैं या नहीं, बता दो। ये सिंपल सी बात। आंसर है हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। मैंने ऐसा पेशेंट देखे जो घर पे फिशर को ठीक किए हैं, हो सकता है, मगर उसका परसेंटेज भी कम होगा। ये भी जान, घर पे फिशर ठीक होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा कि आपके फिशर की ट्रीटमेंट कब आप स्टार्ट किए हो, उसके ऊपर डिपेंड कर। मैक्सिमम केसेस में लोग फिशर की ट्रीटमेंट स्टार्ट ही करते हैं 2 हफ्ते बाद। जब 1 हफ्ता या 2 हफ्ते बाद वो स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिशर 2 हफ्ते के बाद फिशर क्रॉनिक फिशर बन जाता है और उसके साथ स्किन टैग भी दिखने लग जाता है। स्किन टैग जब दिख जाता है, क्रॉनिक फिशर बन जाता है, उस चीज को घर पे ठीक करना नामुमकिन, पॉसिबल ही नहीं। शायद 1000 में से एक बार होगा, 999 टाइम वो पॉसिबल नहीं होगा। तब आप घर पे अगर कुछ भी कर लें, फिशर ठीक नहीं कर पाएंगे। तो फिशर के लिए रिएक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर में ये प्रॉब्लम हुआ क्या, हुआ कैसे। पता तो आपको चल जाता है, मगर लोगों को ये पता नहीं चलता है बीमारी है क्या। इसको लेके किसी से बात करने में भी लोग झिझकते हैं। लोग सोचते क्या बताऊंगा, कहाँ की बीमारी है, क्या है ये जो टबू है। यही कारण है फिशर पेशेंट्स मैक्सिमम केसेस में डिले हो जाते हैं, लेट करके पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, या फिर पहुंचते ही नहीं डॉक्टर के पास। किसी ऐसे इंसान के साथ बात करते हैं कि कोई किसी को जिनको बोल पाए, बहुत ही करीबी दोस्त, बहुत ही करीबी रिश्तेदार या फिर फैमिली मेंबर्स, ऐसा मुझे हुआ है, और वो बोलता है किसी ये आयुर्वेदिक कर लो, किसी ये होम्योपैथी कर लो कुछ दिन के लिए, किसी यहाँ पे किसी बाबा के पास से चूरन लेके आओ, किसी यहाँ के पास से क्रीम लेके आओ। देखो, मैं ये सारे चीजों को मानता नहीं हूं। मैं आपको वही ट्रीटमेंट बताऊंगा जो मैंने बहुत से लोगों को ठीक होते हुए देखा। जिस ट्रीटमेंट, मेरा जो फिशर की वीडियो है, वो वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाके आपको पता चल गया होगा कि 1 मिलियन के करीब व्यू है। उस 1 मिलियन में से वो वीडियो अगर 1 मिलियन व्यूज मिला है उनको, उसके नीचे जो कमेंट आएगा उसमें तकरीबन 50-60 लोगों की कहना है कि वीडियो उनको फिशर से मुक्ति दिलवाया। सिर्फ एक वीडियो देख के प्रॉपर टाइम पे डिसीजन लेने पर उन लोगों को फिशर से कंप्लीट क्योर मिला। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानूंगा, क्योंकि ये वीडियो देख के भी अगर एक इंसान का भी भला होता है कि एक इंसान भी फिशर को कंप्लीट क्योर कर पाते हैं, तो वो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है वीडियो बनाने। तो आपको बता दें कि फिशर आप 2 प्रकार के होता है। फिशर बेसिकली क्या होता है, जब आप हमारे रेक्टल वाल, जहां से स्टूल पास हो, ठीक है, स्टूल पास होता है तो रेक्टल वाल होता है। रेक्टल वाल के अंदर जब स्टूल बहुत ही हार्ड हो, कॉन्स्टिपेटेड हो, आप कॉन्स्टिपेशन में हार्ड स्टूल आता है तो बहुत प्रेशर डालते हो, तो वो हार्ड स्टूल जब निकलता हुआ वहां पे लगता है चीड़ा लग जाता है, कट लग जाता है, और वो कट घाव बन जाता है। वही फिशर है वहां, उसी को एनल फिशर कहते हैं। अब जब यहाँ पे कट लगता है, उसके वजह से उस जगह का जो मसल है वो काफी स्टीफ हो जाता है। जितना ओपनिंग रहना चाहिए, मत मानो कि इतना ओपनिंग रहना चाहिए, ये ओपनिंग इतना नहीं रहता है, स्टीफ होके ओपनिंग कम हो जाता है। जब ओपनिंग कम हो जाता है तो फिर से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो फिर से जब प्रेशर लगेगा, वहां पे घाव है, कट है, फिर से वहां पे ऐसे, अगर इस जगह पे कट है, आपको उस जगह को बार बार आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, कितना होगा आपको, दर्द होगा, पेन होगा, वही खतरनाक पेन होता है, वो एनल फिशर। जिस दिन एनल फिशर स्टार्ट होता है, जिस दिन वो कट लगता है, उस दिन आप स्टूल पास के दौरान आपका खून निकलेगा, गिरेगा भी खून। फिर उसके बाद 1-2 दिन तक शायद खून गिरेगा, फिर 2-3 दिन के बाद खून गिरना बंद हो जाता है, मगर दर्द बंद नहीं होता है। फिशर का यही सिम्टम है कि आप
आपका खून जब फिशर लगा था, कट लगा था, तब गिरा था 1, 2 या 3 दिन के लिए, फिर उसके बाद खून गिरना बंद हो गया। फिर उसके बाद शायद आप जब वहां पे टिश्यू यूज कर रहे हैं या फिर वहां पे पानी दे रहे हो तो थोड़ा बहुत ही खून आ रहे हैं, या फिर स्टूल के साथ थोड़ा बहुत एक खून की ऐसा लग रहा है कि एक लाल कलर का ऐसे ड्रॉप नहीं आएगा, ऐसे बहुत ही लगा हुआ एक खून आ सकता है, वो फिशर की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक, वही फिशर। और दर्द होगा पैथेटिक। 10 में से दर्द की स्केल बोलूं तो 9 आ जाएगा फिशर में, 8.5 से 9। कंपाउंड फ्रैक्चर में 10 ही मान लेते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इतना दर्द होगा, लगेगा कोई कांच उस जगह पे घुसेड़ दिया हुआ, इतना दर्द होगा। खास करके जब आप बाथरूम जाओगे ड्यूरिंग स्टूल डेफिकेशन के टाइम पे, तब आने के बाद दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मसल स्टीफ होता है। मसल अगर रिलैक्स रहेगा, जितना भी कट लगा हो, दर्द नहीं होता है। मगर मसल जब स्टीफ होता है, एक कट से भी दर्द। और ये बीमारी उन लोगों में ही होता है जिनको ना एक कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है। कॉन्स्टिपेशन जिनको ज्यादा है तो उनको प्रेशर दे के करना है, तो उससे प्रेशर से ही होता है। या फिर उनको होता है जो आईबीएस है, आईबीडी है, जो बार बार बाथरूम दिन में 4, 5, 6 बार जाते हैं, तो उनको डायरिया ज्यादा होता है। डायरिया होते होते भी कट लग। इनफैक्ट ये लोगों का कहना होगा, आप देख सकते हो कि ज्यादा हार्ड स्टूल से होता है। हार्ड स्टूल से फिशर होता है डेफिनेटली, मगर डायरिया से भी फिशर होता है, डायरिया से भी ज्यादा फिशर होता है। बार बार आप जा रहे हो बाथरूम, बार बार आपको यूज करना है, तो वहां का जो लेयर होता है ना, एक म्यूकस लेयर होता है, वो धीरे धीरे म्यूकस अगर गिर जाए तो वो दीवार वीक हो जाता है, उसमें कट लगना बहुत आसान हो जाता है। तो डायरिया के चलते वो होता है। आईबीएस की पेशेंट में वो कॉमन है, आईबीडी के पेशेंट में वो कॉमन है। उनमें डायरिया के चलते ही फिशर होता है, और जिनमें कॉन्स्टिपेशन के चलते होता है उनमें फिशर भी मिलता है, उनमें पाइल्स भी मिलेगा एक साथ। क्योंकि जब प्रेशर कोई ज्यादा डालेगा तो ऑटोमेटिकली पाइल के मांस भी बाहर आ जाएंगे, तो पाइल्स भी मिलेगा, फिशर भी मिलेगा, सब एक साथ मिलेगा। मगर सिर्फ किसी की पाइल्स होता है तो उसमें खून गिरता है, ड्रॉप हर रोज, बार बार, जितने बार आप जाओगे, जितने बार प्रेशर दोगे, मगर दर्द नहीं होता। एक इरिटेशन रहता है मगर दर्द उतना नहीं होता। मगर फिशर में खून नहीं आता ज्यादा, मगर दर्द बहुत ज्यादा आता है। यही दोनों का अंतर है। तो पहले तो आपको पता करना है कि आपको फिशर है या पाइल्स। लोग यही पता नहीं कर पाते हैं। लोग पहले जब ऐसा कुछ होता है, लोग सोचते हैं पाइल्स है, वो रिलेटेड, वो रेक्टल एरिया रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, लोग सोचते हैं पाइल्स है, बवासीर है, लोग बोलते हैं बवासीर। और बवासीर एक ऐसा बीमारी है जिसको लोग कॉमेडी बना के रखा है, मगर जिनको होता है ना, उनको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्टी है उसको लेकर लाइफ को सरवाइव करना, फिशर को लेकर लाइफ को सरवाइव करना। सोशल लाइफ नहीं रहता है प्रॉपर, इसीलिए इसको सीरियसली डिस्कस करना चाहिए। तो आपको ये पता करना है कि आपको पाइल्स है या फिर आपको फिशर हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, और ये लोग पता नहीं करते हैं। पहले दिन ऐसा अगर कुछ होता है तो लोग सोचते हैं कि पाइल्स ही है, तो चलो पाइल्स में क्या करें, पाइल्स तो लेके लोग जिंदगी गुजार देते हैं, तो हम भी गुजार देंगे। चल, अब देखते कि दर्द बढ़ रहा है, दर्द कम नहीं हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, फिर लोग क्या करते हैं, 10-12 दिन हो गया, नहीं कम हो रहा है, अब ट्राई करते हैं कि दूसरे, अब वीडियो देखने लगते हैं यूट्यूब में, क्या है, क्या मिलेगा, कुछ तो पता चले। तो शायद ऐसे ही करते करते आपको ये वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये आप 10 दिन के बाद देख रहे हो तो डीले ऑलरेडी कर चुके हो। अभी के अभी डॉक्टर के पास जाओ, किसी ऐसे डॉक्टर के पास दिखाओ जो प्रोक्टोलॉजिस्ट है। अब इंडिया में प्रोक्टोलॉजी अलग से वैसे तो मिलता नहीं है, सिटीज में मिलेंगे, मगर मतलब जो विलेज है या फिर सेमी अर्बन एरिया वहां पे मिलेगा नहीं। वहां पे आपको जनरल सर्जन मिलेंगे, उनके पास ही जाओ। जनरल सर्जन देख के बता देगा कि ये पाइल्स है, फिशर है, या पाइल्स फिशर बोथ, दोनों ही है। ये डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। अगर गलत डायग्नोसिस हो जाएगा तो ये चीज आपका ठीक कभी नहीं। अब इसको लेकर लाइफ लॉन्ग चलना पड़ेगा। डायग्नोसिस ठीक से करवाओ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, सेल्फ आप डायग्नोसिस कर सकते हो कि जो सिम्टम के साथ डायग्नोसिस, ये काफी हद तक 90% मिल जाएगा। उसके बाद किसी को देख के बताना है, क्योंकि देखो डॉक्टर्स यही कहेंगे कि जो सर्जन है उस जगह को देखेंगे या फिर फिंगर इंसर्ट करके देखेंगे। अब जिनको फिशर है उनको अगर कोई फिंगर इंसर्ट करेगा तो वो पागल ही हो जाएगा, इतना दर्द होगा उसको, इतना दर्द होगा, लगेगा लापड़ मार दूं, झापड़ मार दूं डॉक्टर इतना दर्द होगा, वो फिंगरिंग नहीं चलता। इसीलिए अगर कोई ट्रेन्ड डॉक्टर है प्रोक्टोलॉजिस्ट में, तो उनको पता होगा कि फिंगर हम नहीं कर सकते, मसल स्टीफ है या नहीं, वो वहां पे देख के टच करके बता देंगे कि या मसल स्टीफ है, मतलब यहाँ पे फिशर ही है। क्योंकि पाइल्स में मसल स्टीफनेस नहीं आएगा, फिशर में मसल स्टीफनेस आएगा। मसल स्टीफनेस है, पेशेंट बोल रहे बहुत दर्द हो रहा है और खून ज्यादा नहीं निकला, 1-2 बार निकल रहा था उसके बाद बंद हो गया, तो ये फिशर है। और अगर बोलते हैं कि नहीं खून हर रोज बहुत निकल रहा है मगर दर्द उतना नहीं है, तो पाइल्स, ठीक है। और ये आपको पता चल गया ना। अब मानते हैं कि आपको पता चल गया कि आपका फिशर है या पाइल्स है, मानते हैं पता चल गया आपका फिशर है, तो आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे।
घर पे क्या कर सकते हो? देखो, अगर आपकी फिशर जिस दिन आपका कट लगा उससे 2-3-4 दिन के बीच में आप ये कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है। आपको क्या करना है, आपको मैं यहाँ पे 4 चीज बताऊंगा, 4 चीजें एक साथ आपको फॉलो करना है। चारों चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे और फिशर आपको अभी अभी हुआ है, 2-3 दिन हाल ही में हुआ है, जिसको एक्यूट फिशर बोलते हैं, जो हाल ही में हुआ है, आप और क्रॉनिक बोलते हैं अगर फिशर 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज्यादा पुराना है तो उसको हम क्रॉनिक फिशर बोलते हैं। तो हाल ही में हो गया, 2-3 दिन के बीच आपको पता चल गया, ये वीडियो आप देख रहे हो 1 ही दिन के बाद, 2 ही दिन के बाद, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। 4 चीज बताऊंगा, फॉलो करो। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज जो आपके फिशर की दर्द को पूरा आधा कर देगा वो है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ क्या होता है? आम भाषा में उबला हुआ गर्म पानी, फिर उबालने के बाद उसको ठंड करना है। गर्म पानी, जितना गर्म पानी में आप ऐसे बैठ पाओ, ठीक है, उस जगह को उसके अंदर सेकना है, हमें डुबा के बैठ, ठीक है, डुबो के बैठना है। आप जितना गर्मी में हो सके बैठ पाओ, आप सहन कर पाओ उतना गर्मी में बैठो। और वो जो पानी उबालने के बाद उसके अंदर आपको देना है लिक्विड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, लिक्विड डिसइंफेक्टेंट उसके अंदर देना। प्रोविडोन आयोडीन जो सोल्यूशन होता है, ब्राउन कलर का लिक्विड आता है, वो लिक्विड आपको एक ढक्कन उस पानी में देना है, गर्म पानी, और उसमें बैठ। यह है सिट्स बाथ। इसके लिए डिवाइस अलग से मिलता है। डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हो तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट में मिल जाता है, आप खरीद। अगर नहीं आप खरीदना चाहते हो, घर पे भी आप ऐसे एक जो होता है कटोरी, बड़ा गमला जो होता है ना, ऐसा कुछ, उसके अंदर पानी देके उसके अंदर वो प्रोविडोन आयोडीन जो होता है वो उसके अंदर डाल के, ठीक है, बीटाडाइन जो ब्रांड नेम है बीटाडाइन, वो उसके अंदर बीटाडाइन लिक्विड उसके अंदर डाल के आप उसमें बैठ। इससे आपका जो पेन है, दर्द है, वो 50% इमीडिएटली कम हो जाए, क्योंकि इससे ना मसल को रिलैक्सेशन मिलता है। जब मसल रिलैक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली दर्द कम हो जाएगा। तो ये फिजिकल मसल रिलैक्सेशन प्रोसेस है, इससे आपका दर्द जो है आधा हो जाएगा। और मानो मेरी बात, और दर्द सबसे तकलीफ देने वाली चीज है फिशर। दर्द जब 50% गिर जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ये चीज करने की। तो फर्स्ट थिंग हो गया सिट्स बाथ, जिसमें बीटाडाइन लोशन डाल के करना। नेक्स्ट जो चीज आपके पास आए वो चीज है आपका खाना। जब आपका फिशर हो, कॉन्स्टिपेशन के चलते अगर आपको फिशर हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्टूल जो है वो हार्ड ना हो, क्योंकि आप ठीक करने की कोशिश करोगे फिर से हार्ड स्टूल आएगा, फिर से उसी जगह को डैमेज करेगा बार बार, क्योंकि वो जगह को आप ब्लॉक नहीं कर सकते। सबसे प्रॉब्लम फिशर का ये होता है क्योंकि वो जगह हर रोज यूज होता है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, किसी किसी के तो 4-5 बार भी यूज होता है। 3-4 बार जो बाथरूम जाते हैं स्टूल डिफिकेट करने, तो वो जगह बार बार यूज होगा ना, तो बार बार उस जगह पे इंपैक्ट आएगा। उस इंपैक्ट को ठीक करने के लिए आपको यही चीज करना है, उस इंपैक्ट को ठीक करना है। उस इंपैक्ट को ठीक करने के लिए आपको स्टूल को सॉफ्ट रखना है। स्टूल सॉफ्ट रखने के लिए स्टूल सॉफ्टनर मिलता है अलग से। अब वो स्टूल सॉफ्टनर पाउडर फॉर्म में मिलता है, वो स्टूल सॉफ्टनर लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, टैबलेट फॉर्मेट में भी मिलता है। मैं यहाँ पे आपको एक ही लिक्विड सॉफ्टनर बताऊंगा, वो है डूफालैक। काफी हद तक वो स्टूल सॉफ्टनर बहुत अच्छा काम करता है। कुछ है जैसे कि कुछ और भी है जिससे इंपैक्ट ज्यादा आता है, एब्डोमिनल, पेट में दर्द, क्रैम्पिंग ज्यादा कर देगा, ज्यादा डायरिया कर देगा, वो नहीं चाहिए। डूफालैक यूज करें। डूफालैक का डोजेज जो है स्टार्टिंग से आप 10 ml से स्टार्ट करें, और उससे लिक्विड हो रहा है स्टूल ठीक है, अगर लिक्विड नहीं हो रहा है तो 10 से 12-15 ऐसे करके बढ़ा सकते हो आप। जितने अलग अलग लोगों में अलग अलग इम्पैक्ट होता है उसका, तो किसी में 10 ml से ही हो जाएगा, किसी में 15 लगेगा, किसी में 25 लगेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप वो करते हैं, ठीक है। फिर आता है क्रीमा डाइट बोल के एक आता है, क्रीमा डाइट होता है, उसमें भी वही चीज है, मगर मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप डूफालैक सोल्यूशन पे जाओ, ठीक है, वो आपको लिक्विड रखना है। और अगर डायरिया के वजह से आपको ये हुआ है, आप आईबीएस की पेशेंट हो, आईबीडी के पेशेंट, तो डायरिया को ठीक करना है। इसके लिए आपको प्रोबायोटिक्स लेना, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स और एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक में रिफागट चलेगा आपका, और प्रोबायोटिक में आपका इकोनॉम चलेगा या फिर इंटरनो जर्मिना चलेगा। वो आपको रेगुलरली, मतलब आईबीएस और आईबीडी को ठीक करना है, अदरवाइज ये चीज ठीक नहीं होगा। तो ये दोनों के लिए अलग अलग चीजें मैंने बता दी, मगर ज्यादातर केसेस में कॉन्स्टिपेशन के चलते ही फिशर होता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप स्टूल सॉफ्टनर यूज करें। थर्ड जो चीज यहाँ पे हमें करना है वो है ऑइंटमेंट। सिर्फ सिट्स बाथ से तो हमारा दर्द कम होगा, मगर उस जगह को ठीक करने के लिए हमें कोई क्रीम चाहिए, जो क्रीम उस जगह को ठीक करेगा, ठीक है। तो क्रीम यहाँ पे मैं एक ही क्रीम आपको बताऊंगा, वो है सुक्राल एनो। सुक्राल एनो एक ऐसा क्रीम है जिसके अंदर एंटीबायोटिक भी है और सुक्रालफेट भी है। एंटीबायोटिक इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल होता है। मेट्रोनिडाजोल एक उम्दा एंटीबायोटिक है, ऑल राउंडर एंटीबायोटिक। ये मेट्रोनिडाजोल आपके पास है, उसके साथ सुक्रालफेट है। सुक्रालफेट क्या करता है, घाव को रिलीफ देता है, भरने में मदद करता है। तो अंदर का वहां पे जो घाव है, वहां पे जब सुक्राल एनो अप्लाई होगा तो घाव को हील करने में मदद करेगा। और मेट्रोनिडाजोल जो है
वो उस एरिया को, मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक है तो वहां पे कोई इन्फेक्शन ना हो, इस चीज को देखने में मदद करेगा। आप एक चीज सोचो, हमारे जो स्टूल है उसके अंदर कितना बैक्टीरिया हो, टन्स एंड टन्स ऑफ बैक्टीरिया। अब वो जब आता है बार बार, वो वहां पे कट साइड के साथ वो बैक्टीरिया के स्पर्श होता है, कांटेक्ट होता है, तो बैक्टीरिया हो सकते हैं वहां पे इन्फेक्शन करे, फिर से घाव बनाए, है ना। तो इसीलिए हाइजीन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने बार आप डेफिकेशन पे जाओ, जितने बार आप पॉटी में जा रहे हो, आप वहां पे क्लीन करें ठीक तरीके से, फिर उसके बाद ये क्रीम अप्लाई करें। हर बार 3 बार गए तो 3 बार, 4 बार गए तो 4 बार, ये क्रीम बार बार आफ्टर पॉटी के बाद आपको वहां पे अप्लाई। इसके एप्लीकेटर अलग से मिल जाता है, उसमें ऐसे कनेक्ट करके अंदर ऐसे बहुत ही थिन रहता है, वो अंदर चला जाएगा, फिर उसको प्रेस करते हैं, वो क्रीम अंदर चला जाएगा। तो ऐसे आप उस चीज को अप्लाई। सुक्रालैनो क्रीम बेस्ट क्रीम है फॉर फिशर ट्रीट। बहुत सारे क्रीम मार्केट में है, स्मूथ क्रीम ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। एनोब्लिस बोल के एक क्रीम है, ठीक है। डिल्टियाजिम की ऑइंटमेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के क्रीम्स हैं, मगर सुक्रालफेट जो सुक्रालैनो क्रीम है, बेस्ट क्रीम इन एनल फिशर। अब फोर्थ एग्जांपल, अब फोर्थ जो चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको एक स्टूल सॉफ्टनर लेना है, उसके साथ मैंने बता दिया सिट्स बाथ लेना है, उसके साथ मैंने बता दिया आपको क्रीम यूज करना। अब जब एक्यूट फेज पे आप हो, जब 1 2 3 4 दिन ही हुआ है आपका इन्फेक्शन का, तब एंटीबायोटिक लेना भी पड़ सकता है शायद ओरली, ताकि इन्फेक्शन वहां पे ना हो। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि वहां पे इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हो जाएगा तो पस आ जाएगा, पस आ जाएगा तो नेचुरली वो ठीक नहीं होगा, फिर सर्जरी एकलौता ऑप्शन बचेगा आपके पास ठीक करना, ठीक है। तो वहां पे पस नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अगर जितना देर कर देंगे आप जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में, उतना ही इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है आपको एंटीबायोटिक लेना पड़े। एंटीबायोटिक में मेट्रोनिडाजोल भी आप ले सकते हो, मेट्रोजिल, या फिर आप O2 ले सकते हो, या फिर यहाँ पे आप क्लेवाम ले सकते हो, क्लेवाम 625। क्लेवाम 625 सबसे इफेक्टिव होगा, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो पोटेशियम क्लेवुलिनेट एंड एमोक्सिसिलिन, ये एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन आता है। ऑगमेंटिन भी आता है इसके अंदर ही, मगर ये ट्राई करके देख सकते हो, मगर दैट इज नॉट दैट मच हेल्पफुल। मैं आपको एकदम सीधा बताता हूँ, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की जानकारी मुझे है, आई एम स्पेशलिस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी, तो मुझे वो जानकारी एंटीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के बारे में मैं आपको बताऊँ। क्लेवम और इस प्रकार के जो एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक्स आता भी, आप कितने दिन लोगे? 5 दिन लोगे, दिन में 2 करके 5 दिन, या 7 दिन, या 10 दिन, 14 दिन, उससे ज्यादा तो नहीं लोगे। मगर फिशर ठीक होने में मिनिमम 1.5 महीना लगता है, 1.5 से 2 महीना कंप्लीट क्योर होने में, इवन घर पे हो या फिर सर्जरी से हो, तो 1.5 से 2 महीने तक आप तो नहीं ले सकते ना। तो वो इन्फेक्शन को आप हमेशा ऐसा एंटीबायोटिक, ओरल एंटीबायोटिक देकर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ओरल एंटीबायोटिक काम भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर मसल स्टिफनेस हो तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कम है, ब्लड सप्लाई कम जा रहा है, तो एंटीबायोटिक अब खा भी लोगे तो एंटीबायोटिक वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो उतना इफेक्टिव नहीं है। एंटीबायोटिक लोकली अगर अप्लाई करेंगे विद सुक्रालैनो, मैंने जो आपको बोला उसके अंदर मेट्रोनिडाजोल है, वो ज्यादा काम करेगा। इसलिए ओरल एंटीबायोटिक ऑप्शनल है। कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ डॉक्टर्स नहीं करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन देयर थिंकिंग, क्या अलग अलग थिंकिंग रखते हैं। मैं भी ये थिंकिंग रखता हूं कि ओरल एंटीबायोटिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पे लोकल एंटीबायोटिक यूज करना, ठीक है। और एक क्रीम में सुक्रालैनो के अलावा लोग लॉक्स 2% जेल भी अवेलेबल है, जेल जो वहां पे उस एरिया को नम कर देता है, कुछ देर के लिए उस एरिया के सेंसेशन को कम कर देता है, उससे भी दर्द कम होता है। मगर ये लॉक्स 2% जेल और सुक्रालैनो आप दोनों क्रीम एक साथ लगा सकते हो, मतलब दिन में 4 बार, 2 बार लॉक्स 2% जेल और 2 बार सुक्रालैनो, और ये आप सिट्स बाथ के बाद ही लगाना। जब सुक्रालैनो बाद लगाना आफ्टर पॉटी, और ये जो मैंने आपको बताया कि लॉक्स 2% जेल वो जाने से पहले, अब जब जा रहे हो पॉटी करने उससे पहले लगा के जाना, ताकि पॉटी के दौरान दर्द थोड़ा कम। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके साथ क्या आपकी लाइफस्टाइल एडजस्ट करना चाहिए जिससे कि आप घर पे ये चीज को ठीक कर सकते हो। देखो, आपका कॉन्स्टिपेशन को आपको रेगुलेट करना है। कॉन्स्टिपेशन से एक फिशर हुआ है तो कॉन्स्टिपेशन को रेगुलेट करें, उसके लिए आपको 2 चीज करना है। एक तो ज्यादा पानी पीना है, और दूसरी चीज फल और जल, 2 चीज चाहिए, फल और जल। जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, हाई फाइबर खाना आपको खाना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हाई फाइबर है तो वो खाएं। उसके साथ पानी पिए, एडिक्वेट पानी आपको पीना है। आप उसके साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है प्रॉपरली, ताकि ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो वो सब खाना, ताकि आपको आपका जो स्टूल है नेचुरली सॉफ्ट, उसके साथ स्टूल सॉफ्टनर आपको लेना पड़ेगा। मगर नेचुरली स्टूल सॉफ्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको आपका जो दर्द है वो कम रहेगा, क्योंकि स्टूल जितना बल्क ज्यादा होगा स्टूल का, जितना वो हार्ड होगा, उतना ही आपको दर्द देगा जब स्टूल बाहर आएगा। यही प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉलो करना है, और ये आप तब करें जब आपको एक्यूट फिशर है। आपको पता है कि 2-3 दिन पहले ऐसा स्टार्ट हुआ मेरा दर्द और ये सारी चीजें, अब मेरे पास ऑप्शन है, टाइम है, तो घर पे ये सारी चीजें करना है। और करने के बाद
अगर आप देखें कि ये इंप्रूवमेंट आपको नजर आ रहा है, हफ्ता 2 हफ्ता में इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगा, इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगा, ठीक हो रहा है तो ठीक है। और अगर 2 हफ्ते के बाद भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं दर्द सेम है, सब कुछ सेम है, तब वो घर पे ट्रीटमेंट नहीं होगा। एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। लोग डिनाइल में रह जाते हैं कि भाई क्यों नहीं होगा, ये तो एक मामूली बीमारी है, इसको फिर से किसके पास जाएंगे, किसको बताएंगे, किसको दिखाएंगे। मगर ऐसा मत करना। अगर ये चीज ठीक नहीं हो रहा है 2 हफ्ते में घर पे, तो ये क्रॉनिक फिशर बन चुका है। और क्रॉनिक फिशर जब बनेगा तो स्किन टैग आ जाता है, जिसको सेंटिनल टैग बोलते हैं या फिर सेंटिनल पाइल बोलते हैं। तो जब सेंटिनल टैग हो गया, वो भी देख के बता सकते हैं कोई भी डॉक्टर, ये सेंटिनल टैग आ गया, ये क्रॉनिक फिशर है। क्रॉनिक फिशर जब हो जाएगा, एनल स्पैज्म, जो मसल की स्टीफनेस बहुत ज्यादा होता है, तब ये होता है। अगर मसल की स्टीफनेस कम होना, कट भी लगता है फिशर, तो बार बार वो ठीक भी हो जाएगा। मगर आपके एनल टोन अगर ज्यादा टाइट है, स्पैज्म बहुत ज्यादा है, मसल बहुत ही ज्यादा सिकुड़ के रहा है, वहां पे दर्द ज्यादा होगा। वो वाला जो फिशर है उसको ठीक करने में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे मसल को रिलैक्स करना होगा। मसल को रिलैक्स हम कैसे करेंगे? केमिकल रिलैक्सेंट से, कुछ क्रीम्स। मगर मेरा मानो तो वो काम ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं, लोग यूज कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने, दे आर ऑफ नॉट दैट यूज। और ये जो पेन, आप 3 महीने 4 महीने तक पेन क्यों झेलोगे? देखो, एक्सटेंड कर रहे हो, इन्फेक्शन हो जाएगा तो और प्रॉपर प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। तो वो चीज नहीं, अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, वो अच्छा नहीं है तो मानो छोड़ देते हैं। वो केमिकल जो रिलैक्सेशन की बात होता है, वो आसान तरीके से काम नहीं करता। डिल्टियाजेम होता है उसको रिलैक्स करने के लिए, या फिर कैल्शियम ब्लॉकर्स भी होते हैं, अच्छा काम नहीं करता है इस केस। तो अगर एनल स्पैज्म हुए, एनल टोन टाइट है और उसके वजह से ज्यादा दर्द हो रहा है, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, ठीक करना है आपको, तो क्रॉनिक फिशर में घर पे इलाज नहीं होगा, ये दिमाग में बिठा लो। अगर फिशर क्रॉनिक हो चुका है, ये वीडियो आप देख रहे हो 14 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद ठीक नहीं हुआ, कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं किया, चांसेस आर कि आपका फिशर क्रॉनिक हो चुका है और होम ट्रीटमेंट से वो काम नहीं चलेगा। फिर भी होम ट्रीटमेंट 1 हफ्ते लिए आप ट्राई कर सकते हो, मगर वो काम ज्यादातर केसेस में अभी नहीं करेगा। एनल टोन अगर टाइट है तो जाके आपके पास सर्जरी ऑप्शन बचता है, सर्जिकल ऑप्शन। सर्जरी में क्या होता है, एनल टोन जो टाइट होता है, सिर्फ एक ही चीज किया जाता है यहाँ पे, वो एनल टोन को रिलैक्स कर दी। मानो कि ये जो डायमीटर इतना हुआ करता था, वो डायमीटर घट के इतना हो गया, इतना स्पैज्म हो गया है, सब समय हर वक्त मसल जो है वो ऐसा सिकुड़ के रहा है। सिर्फ इंटरनली स्फिंक्टर, ये जो मसल है इसको स्फिंक्टर मसल बोलता है। लैटरल इंटरनल स्फिंक्टर, LIS, 2 होता है, लैटरल एक्सटर्नल स्फिंक्टर, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे रिस्पॉन्स में आता है, हम उसको टाइट लूज कर सकते हैं, मगर इंटरनल स्फिंक्टर को हमारे हाथ में नहीं होता। वो तो नेचुरली वो अगर कंस्ट्रिक्ट ऐसे हो गया तो उसको हमको काट देना, हल्का सा चीड़ा लगा देंगे, काट देंगे, फाइबर को काट के निकाल देंगे, उस मसल से एक थोड़ा सा पोर्शन फाइबर हम निकाल देंगे। जब निकाल देंगे ज्यादा ही रिलैक्स हो, जब रिलैक्स हो जाएगा बस अब चीजें निकल जाएगा आसानी से। ये एक फिजिकल प्रॉब्लम है, और फिजिकल प्रॉब्लम दवाई से ठीक नहीं होता, फिजिकल प्रॉब्लम फिजिकल तरीके से ही ठीक होता, और यही फिजिकल तरीका है जिससे कि ये ठीक होगा। तो जब एनल स्पैज्म है, एनल स्पैज्म को ठीक करने के लिए आपको वो मसल को थोड़ा काट देना, फाइबर को, मसल फाइबर को निकाल लेना है वहां। अब वो चीज हो सकता है कि नॉर्मल आप स्कैल्पेल से करो, छुरी चाकू से करो, या फिर हो सकता है आप लेजर से कर सकते हो। लेजर से प्रिसीशन काफी हाई होता है, आप एकदम जितना चाहिए उतना ही फाइबर हम काट सकते। और अगर हम वहां से मतलब विथ नाइफ करें तो ज्यादा ही पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है ये सर्जरी। अब सर्जरी की पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं, उसके बारे में अलग वीडियो है चैनल पे, देख लेना, वहां उसके बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। मगर मैं यहाँ पे एंड करूंगा वीडियो, क्योंकि ये घर पे ट्रीटमेंट की बात हो रहा था। घर पे ट्रीटमेंट तब तक होगा जब तक आपका फिशर एक्यूट है, क्रॉनिक नहीं है। जब फिशर क्रॉनिक हो जाएगा, वो घर पे आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तब एनल स्पैज्म को रिलीज करना है। स्पैज्म ठीक तभी होगा जब हम उसको LIS करेंगे, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटॉमी बोल के एक टेक्निक आता है, LIS ट्रीटमेंट। उससे हम फाइबर को काट देंगे। जब फाइबर को काट देंगे, नेचुरली वो जगह रिलैक्स हो जाएगा, कोई भी घाव वगैरह जो है वो ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि जब स्पैज्म रहता है, ब्लड सप्लाई नहीं आता है, तो ब्लड सही से नहीं आता है तो ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, तो चीजें नहीं आएगा जिससे कि वो टिश्यू ठीक हो पाए, नया टिश्यू ग्रो हो पाए, राइट। अब जब हम उसको रिलैक्स करवा देंगे मसल को, तो ऑटोमेटिकली उसमें ब्लड सप्लाई ठीक से आएगा, तो ऑक्सीजन भी ठीक से आएगा, न्यूट्रिएंट्स ठीक से आएगा, एंटीबायोटिक्स हम दे रहे हैं तो वो भी ठीक से पहुंचेगा। तो उससे क्या होगा? इन्फेक्शन नहीं होगा, उससे जगह रिपेयर ज्यादा जल्दी हो पाए और नया लेयर ऑफ टिश्यू बन पाएगा। यही हमारे लिए ऑप्शन है, ठीक है। तो डिनाइल में मत रहो। अगर आपको पता चल गया है कि ये फिशर क्रॉनिक हो चुका है, तो डेफिनेटली ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जनरल सर्जन के पास जाओ, जिनका
एक्सपर्टीज है इन प्रोक्टोलॉजी, जो ऑलरेडी प्रीवियस टाइम पे फिशर, पाइल्स, फिस्टुला की सर्जरी कर चुके हैं, उन डॉक्टर्स के पास जाओ, क्योंकि वही आपको सीरियसली ट्रीट करेंगे। जनरल सर्जन जो सब प्रकार के सर्जरियां करते हैं उनके पास जाएंगे तो उतना सीरियसली आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर केसेस में यही होता है। आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके बताएगा कि ये चीज किस हिसाब से होता है, ठीक है। जिसको हम कोलोरेक्टल सर्जन भी बोलते हैं, वो कोलोरेक्टल सर्जन या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन, उनके पास जाइए, वो इस चीज को आपको बखूबी समझा भी देंगे, बता भी देंगे, सर्जरी के प्रोज और कॉन्स भी बता देंगे। और अगर आपको सर्जरी करवाना है, जानना है सर्जरी में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, उसके अलग वीडियो इस चैनल पे है रिगार्डिंग फिशर, वो भी आप देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। आप ये होम रेमेडीज ट्राई करें। अगर आपकी एक्यूट फिशर है और कोई भी बेनिफिट आपको मिला इस वीडियो से, तो वो कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करना, ताकि बाकी लोगों को भी हौसला बढ़े। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू।